जब भीम साथियों चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है, आज भारतीय राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है। उनकी राजनीतिक यात्रा, उनकी रणनीति और उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी बढ़ती सक्रियता ने न केवल दलित बहुजन समुदाय के बीच बल्कि व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में भी चर्चा का केंद्र बना दिया है। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में आजाद समाज पार्टी कांशीराम और भी मामी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई लकीर खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। उनकी रणनीति जमीनी स्तर पर काम करने का तरीका और 2027 के विधानसभा चुनाव में किंगमेकर बनने की उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो न केवल सामाजिक न्याय की बात करता है बल्कि इसे राजनीतिक शक्ति में बदलने की कोशिश में भी जुटा है। इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक रणनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके प्रभाव, हाल के बीच और 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी संभावित भूमिका को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1906 देश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर कस्बे में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थे, जिन्होंने अपने बेटे को शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। चंद्रशेखर ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि उनके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में एक मजबूत आधार प्रदान करती है। चंद्रशेखर का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने अपने गांव गढ़खोली के बाहर एक होर्डिंग लगवाया जिसमें लिखा था, गढ़खोने के महान चमार वेलकम यू। यह होर्डिंग न केवल एक सामाजिक संदेश था बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान और पहचान को उजागर करने का एक साहसिक कदम भी था। इस घटना ने उन्हें स्थानीय स्तर पर चर्चा में ला दिया और उनकी छवि एक नन्हे, बेबाक और आक्रामक दलित नेता के रूप में उभरी। 2014 में चंद्रशेखर ने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर भीम आर्मी की स्थापना की। यह संगठन दलित समुदाय के लिए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से मुक्ति का रास्ता तलाशने का लक्ष्य रखता है। भीम आर्मी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल शुरू किए और सामाजिक अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किए। सहारनपुर हिंसा 2017 में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हालांकि इस हिंसा के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार भी किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जमानत दी। 2020 में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की, जिसका नाम दलित आंदोलन के प्रणेता कांशीराम के सम्मान में रखा गया। 2024 में उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया, जिसने उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को और मजबूत किया। इस जीत ने न केवल की पार्टी को बल्कि दलित बहुजन राजनीति को एक नया आयाम दिया। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक रणनीति का मूल आधार सामाजिक न्याय, दलित बहुजन अल्पसंख्यक गठजोड़ और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक विस्तार है। उनकी रणनीति को समझने के लिए हमें उनके कार्यों, बयानों और हाल के दौरे जैसे नजीबाबाद के दौरे को गहराई से देखना होगा। चंद्रशेखर आजाद की रणनीति का सबसे मजबूत पहलू उनका जमीनी स्तर पर लोगों से सीधा संवाद है। नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के हाल के दौरे में उन्होंने ग्राम आलम सराय में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज संसद तक पहुंचेगी। यह दौरे केवल संवेदना व्यक्त करने तक सीमित नहीं थे बल्कि इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक संदेश था। चंद्रशेखर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण और सामाजिक असमानता राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं, जनता के बीच मौजूदगी और उनकी समस्याओं को समझना महत्वपूर्ण है।
चंद्रशेखर की राजनीतिक रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करना है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी पार्टी और भी मामी स्पष्ट रूप से इन समुदायों को लक्षित करते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर और कांशीराम की विरासत को सामने रखकर वे खुद को बहुजन पहचान की चैंपियन के रूप में पेश करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी बसपा से निराश हैं। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में आजाद समाज पार्टी की संगठनात्मक संरचना को विस्तार देने पर जोर दिया है। इसमें बूथ और सेक्टर समितियों की स्थापना, नियमित बैठकों का आयोजन और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी शामिल है। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन, जहां उसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया और 10 बहुजन समाज के राजनीतिक सूखे के लिए जिम्मेदार ठहराकर पर मायावती के नेतृत्व के विकल्प के रूप में उभरे हैं। 2019 में सपा बसपा गठबंधन का समर्थन करने से इनकार करके उन्होंने एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखी है। चंद्रशेखर का रावण नाम अपनाना एक रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य एक ऐतिहासिक रूप से नकारात्मक चित्रित चरित्र को प्रतिरोध और सम्मान के प्रतीक के रूप में पुनर्जन्म करना है। वे तर्क देते हैं कि रावण ने अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे वो एक सम्मानजनक व्यक्ति बन जाता है। यह प्रतीकवाद हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ गहराई से जुड़ता है और उनकी अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित भाषण उनके दर्शकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाते हैं। चंद्रशेखर का उदय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं रखता है। 403 विधानसभा सीटों और जटिल जातिगत गतिशीलता वाले इस राज्य में लंबे समय से बीजेपी, सपा बसपा और कांग्रेस जैसे दलों का दबदबा रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा के खराब प्रदर्शन ने दलित राजनीति में एक शून्य पैदा किया है, जिसे चंद्रशेखर भरने की स्थिति में हैं। नगीना में उनकी जीत, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराया और बसपा को चौथे स्थान पर धकेल दिया, दलित मतदाताओं की निष्ठा में बदलाव का संकेत देता है। चंद्रशेखर की हाल की गतिविधियां 2027 के चुनावों की ओर उनके आक्रामक दृष्टिकोण को दर्शाती है। नजीबाबाद का दौरा, जहां उन्होंने सड़क हादसे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, एक मानवीय इशारा होने के साथ साथ उनकी छवि को मजबूत करने की रणनीतिक चाल थी। उनकी पार्टी की आगामी यूपी चुनावों की तैयारियां और केंद्र की उपचुनाव से पहले आजम खान के परिवार से मुलाकात संभावित सामरिक गठबंधनों की ओर इशारा करती है। चंद्रशेखर का दावा कि 2027 में यूपी में कोई भी सरकार उनकी सहमति के बिना नहीं बनेगी महत्वाकांक्षी है, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य खंडित है और छोटी पार्टियां करीबी मुकाबलों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। किंगमेकर बनने के लिए चंद्रशेखर को दलित वोटों को एकजुट करना, सामरिक गठबंधन बनाना, संगठन को मजबूत करना और गति को बनाए रखना होगा। हालांकि उनकी टकराव की शैली कानूनी चुनौतियां और स्थापित दलों के विशाल संसाधनों से चुनौतियां भी हैं। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक रणनीति जमीनी सक्रियता, बहुजन पहचान और संगठनात्मक विस्तार को मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता से सांसद तक की उनकी यात्रा हाशिए पर पड़े समुदायों की निराशाओं को राजनीतिक पूंजी में बदलने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। 2027 में की एंकर बनने का उनका दावा महत्वाकांक्षी है, लेकिन दलितों और ओबीसी और अल्पसंख्यकों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता से पता चलता है कि वह राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे जय भीम 12 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।